सोवियत संघ ने अपनी नेवल जो उनकी सबमरीन्स हैं उसके फ्लीट के पीछे लगा दी थी और वो भी वहां पर आई थी। तो वो अमेरिका का सेवंथ फ्लीट अपने आप से भाग करके नहीं गया है, उसके ऊपर दबाव डाला गया। ये बात पता होनी चाहिए क्योंकि फैक्ट शुड बी क्लियर। ऐसा नहीं है कि अमेरिका किसी और का साथ नहीं देगा या वो नहीं देगा, पहली बात। जहां तक सवाल, देखिए ये मैं एक दो चीजें और इतिहास से अमित आपको बताता हूं जो कि बहुत आवश्यक है आज की परिस्थिति में। राइट सर। ईरान दुनिया के सबसे अग्रणी मुगल इस्लामिक देशों में था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी। तुर्की के बाद नंबर 2 पे अगर किसी राष्ट्र ने मान्यता दी है इजराइल को, वो ईरान है। आज वही ईरान कहता है कि इजराइल को विश्व के मानचित्र पर रहने की का अधिकार नहीं है। इसका भी कहीं ना कोई एनालिसिस होना चाहिए। तीसरी बात, जो पिछले 47 वर्षों का मैं लेखा जोखा आपको बताता हूं, सर। जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट जिसको कि हम कह सकते हैं आर्थिक कुप्रबंधन, जो कोई असहमति को पूरी तरह से दबा देना, किसी के मुंह से गलती से भी ना निकल गया तो उसकी गर्दन काट देना, जो जो आपकी आइडियोलॉजी है उसको फोर्सफुली उसको डाउन द ड्रेन लगाना। 30,000 लोग इन्होंने मार दिए, 32,000 लोग पिछले एक महीना पहले दिसंबर जनवरी में। तो इसका भी कहीं ना कोई रोक होनी चाहिए। कोई इसको रोकेगा? मैं ये कुछ लड़ाई के पक्ष में नहीं हूं, अमेरिका ने जो किया वो सही है या गलत है वो भी मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये बात मुझे मैं समझता हूं कि अगर आपको ये लगता है कि आपका साथी आकर के आपको 1971 में बचाएगा, तो ये भी हमारे को समझना चाहिए कि अगर इस प्रकार का ऑपरेशन किसी देश में हो रहा है, आज आप देखें $1 की कीमत 15 लाख रियाल, कोई तमाशा है? उन्होंने पूरे ईरान को, इतने शानदार मुल्क को बर्बाद कर दिया, बिल्कुल तबाह कर दिया। कुछ नहीं बचा उनके पास सिवाय मिसाइल्स के, सिवाय न्यूक्लियर प्रोग्राम के। क्या है आज ईरान में? बात कोई कर नहीं सकता, उठ के कोई आ नहीं सकता, असहमति कोई जता नहीं सकता, बात किसी से कोई कर नहीं सकता। एक बच्ची जो कि हिजाब पहने हुए है, उसको इसलिए उसको सजा मिली क्योंकि ये हिजाब गलत पहना हुआ था। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? तो मेरे को ये लगता है कि इस चीज से भी लोगों को, ठीक है माथुर साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। माथुर साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वॉर ब्रेकिंग से आपको रूबरू करा। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है, ईरान का कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त कर दिया गया। जी हां, सैयद माजिद इब्न रजा को ईरान का कार्यवाहक मंत्री बनाया गया है। अजीज नासिर जादेह की मौत के बाद यह पद खाली हुआ था, जिसके बाद इसे भरा गया है। यूएस इजराइल के हमले में ये मारे गए थे अजीज नासिर साहब, और उसके बाद यहां पर अब नया कार्यवाहक जो है वो नियुक्त किया गया है ताकि वहां पर जो कामकाज है सुचारू रूप से चल सके। ईरानी मीडिया के जानिब से ये खबर आ रही है जो हम आपको वाकिफ आपको करा रहे हैं। कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त कर दिया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और वॉर ब्रेकिंग की ओर रुख करते। सिविल एविएशन अथॉरिटी की घोषणा हुई है, ईरान ने सभी एयर स्पेस अभी भी बंद कर दिए हैं। बुधवार दोपहर तक सभी एयर स्पेस बंद रहेंगे। सभी फ्लाइट्स को फिलहाल कैंसिल किया गया, जो वहां उड़ने वाली थी एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सिविल एविएशन जो ईरान का है उन्होंने अपने एयर स्पेस को दोबारा बंद करने का ऐलान किया है। बुधवार दोपहर तक सभी एयर स्पेस बंद रहेंगे। सारी फ्लाइटें जो शेड्यूल थी वो कैंसिल कर दी गई हैं। नई फ्लाइट्स की अब बुकिंग बुधवार तक नहीं हो पाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जो लोग वहां से भागना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, बचना चाह रहे हैं, उनके लिए भी मुश्किल है, मजबूरन उनको वहां पर रहना ही पड़ेगा क्योंकि वहां पर एयर स्पेस अभी बंद कर दिया गया है। एक पैनल मेरे साथ है, गेस्ट का रुख करते हैं, संजय सर के पास जा रहा हूं जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। संजय सर, ज़्यादा वक्त शो में बचा नहीं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपसे थोड़ा ये समझने की भी ज़रूरत है कि ईरान में जो कुछ हुआ है सर, उसके बाद वर्ल्ड ऑर्डर में कितना चेंज आप देख रहे हैं? कौन कौन सी कंट्री आपको लग रहा है बहुत मजबूती से आएंगी इस घटना के बाद? कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनको लगता है भाई दुबक के बैठे रहो, काम धंधा करते रहो, बिजनेस करते रहो, पैसा कमाते रहो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है? वर्ल्ड ऑर्डर कितना बदला सर इस घटना के बाद? जो आज का वर्ल्ड है, इस बात को समझना होगा कि कहीं ना कहीं से इकोनॉमिक फ्रंट पर तो हर देश चाहता है कि हम मजबूत रहें, हम कमजोर ना हो। ठीक है, एक स्थिति बनी और अभी बता रहे थे, बिल्कुल मैं सहमत हूं कि देखिए रेडिकलाइजेशन का भी एक सीमा होती है। राइट सर। जब आप चीजों को एक्सट्रीम करेंगे, डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं से आप खत्म कर देंगे,
तो एक अंदर अंदर विद्रोह पनपते रहता है। ठीक है, एक आपकी ताकत इतनी मजबूत है कि उस ताकत के खिलाफ जनता नहीं बोल पाती है, या जनता जिस तरह से कई घटनाएं, बच्चे छोटे छोटे खड़े हैं और उनके सामने उनके पिता की हत्या कर दी गई, नोबेल पीस प्राइज विनर, उसको जेलों में बंद कर दिया गया, जो IRGC वहां जो बनाया गया है, क्या है भाई? इस तरह से कोई मुल्क संचालित होता है क्या? डेमोक्रेसी अगर नहीं है, जनता की आवाज को आप बंद कर देंगे और ठीक है एक डिक्टेटरशिप की तरह चलाएंगे अगर देश को, तो वैसी स्थिति में मास का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। ठीक है, कुछ वर्ग होते हैं जो बाहर आकर के मुल्क की सोवरेनिटी और मुल्क की इंटीग्रिटी, ये तो सबको प्यारा है, चाहे आप उनको डेमोक्रेटिक व्यवस्था में रखें, डेमोक्रेटिक व्यवस्था में नहीं रखें, लेकिन मुल्क के सुप्रीमो की अगर कोई कत्लेआम कर देता है, कोई हत्या कर देता है, बम्बार्डिंग कर देता है, वहां पर तो पूरा मुल्क उबल पड़ता है। लेकिन जिस तरह से ईरान की स्थिति थी, वो ईरान की स्थिति में डेमोक्रेसी तो नहीं थी और ये लंबे वक्त से चल रहा था। ऐसा कहीं देश देखे हैं कि जिसकी एक अपनी सेना हो और जो IRGC है उसकी एक अलग सेना हो, उसका भी थल जल नभ सब में उसकी सेनाएं हैं। भाई ऐसा कौन सा मुल्क है जिसके लिए उनको भी एक दिया गया कि नहीं, कोई इसके खिलाफ रेडिकल सोसाइटी के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। एक दूसरी तरफ जो इनके पड़ोसी मुल्क हैं नेबरिंग, उनके साथ इनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे, जिन कारणों से भी नहीं रहे, वहां पर थोड़ा ईरान अलग थलग पड़ते हुए दिख रहा है और सब लोग इससे सहमत होंगे। अमेरिका की दादागिरी चल रही है, अमेरिका दादागिरी चला रही है, कौन इससे सहमत नहीं होगा? वो यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ वो ले जा रहा है, जहां भी उसको लगता है कि हमारी बात नहीं मानोगे, ठीक है, जो तुम्हारा दुश्मन है हम उसको प्रोवोक करेंगे, उसके साथ तुमको हम लड़ाई में इन्वॉल्व करा देंगे, तुम्हारा हम आर्थिक नुकसान करा देंगे, तुमको इतना परेशान करेंगे कि तुम अंत में आकर के मेरे सामने सरेंडर करोगे। इस बात को क्या ईरान नहीं समझ पाया क्या कि कैसे वो हमें इजराइल की मदद से हमें परेशान कर रहा है, कैसे इजराइल को हमेशा प्रोवोक कर करके वो हमें टारगेट करेगा। और हम लोग 3 दिन से प्रॉक्सी वार अमेरिका न केवल ईरान में बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में प्रॉक्सी वार चलाते रहता है, राइट, ये कि उसको हथियार बेचनी है, वो बहुत बड़ा सौदागर है और वो चाहता है कि अस्थिरता हो ताकि अमेरिका का वहां पर डोमिनेशन बरकरार रहे, अमेरिका की बात सुना जाए। एक बहुत सामान्य सी बात है कि आप देखते होंगे कि दो व्यक्ति जब आपस में लड़ते हैं तो एक मजबूत व्यक्ति इस उम्मीद में रहता है कि दोनों मेरे पास आएंगे और दोनों आकर के कहेंगे कि चलिए हम लोगों के बीच में मेल जोल करवा दीजिए। वही अमेरिका कर रहा है अभी कि दो मुल्क आपस में टकराते हैं, अमेरिका बीच में कूद पड़ता है। यहाँ तो अमेरिका उनके सैनिक मारे जाते हैं तो कहता है कि मैं चुन चुन करके बदला लूंगा। किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष की हत्या कर दी गई और वह भी वो जहां सुरक्षित तरीके से वो बात कर रहे थे अपने कमांडर के साथ। ठीक है संजय सर, ज्यादा वक्त नहीं बचा है, माफी चाहता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। पॉइंट टेकन सर, आई एम वेरी सॉरी सर, आई एम स्टॉपिंग यू इन बिटवीन। मैं संजीव सर के पास। संजीव सर, अमेरिका ने ईरान में जो कुछ किया वो दुनिया भर के 200 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों के लिए एक स्ट्रेट मैसेज था। प्रॉक्सीज की बात हो रही है, अमेरिका खुद प्रॉक्सी वॉर करता है पूरी दुनिया में। हूती, हिजबुल्ला, हमास, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन हैं। आपको पता है सारे इनपुट्स हैं। ईरान उनके लिए सेफ हेवन बना हुआ था और शायद आगे भी रहेगा। बड़ा सवाल सर ये है कि अमेरिका बहुत चालाक मुल्क है, आतंकवाद के नाम पर और इंसर्जेंसी के नाम पर उसने कई मुल्कों पर निशाना साधा, उनको बर्बाद कर दिया। ये श्योरिटी कैसे हो? अगर ईरान कोई मूर्ख देश नहीं था, उसको पहले दिन से पता था कि जो तैयारियां हो रही, सर आप मैं और डिबेट में थे, शायद आपको याद होगा, हमारा आप यही कह रहे थे कि तैयारी सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है अमित, ये तैयारियां दिखाने के लिए नहीं है कि $बिलियन वीक खर्च हो रहा है, $1 ट्रिलियन वो दिखाने के लिए नहीं होता। क्या यहाँ से ईरान से गलती हुई? क्या ईरान ने अंडरस्टिमेट कर लिया अमेरिका को, या डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन पर ज़्यादा रिलाई कर गया ईरान, जिसकी वजह से ये खामियाजा भुगतना पड़ा? धोखे से हमला हुआ, ऐसा लग रहा था रमज़ान में हमला नहीं होगा, बातचीत चल रही है, 10-15 दिन का वक्त दिया गया, ओमान के बाद, जिनेवा के बाद बोला 1 राउंड और हम करेंगे। ये तो अमेरिका की पुरानी स्ट्रैटेजी है, हर कोई जानता है सर। ये ईरान ने मिस किया या जानबूझकर अपनी जिद में इग्नोर किया इसे? देखिए अमित जी, ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, बहुत ही बड़ी शक्ति है और इस्लामिक रिजीम भले से ही कोलैप्स कर जाए
ईरान कभी कोलैप्स नहीं करेगा। ईरान का भविष्य अच्छा है, उज्जवल है, मैं इसकी आशा करता हूं। और ईरान के जो लोग हैं वो बड़े ही एक सभ्यता संस्कृति वाले राष्ट्र के लोग हैं, बड़े ही अभिमानी लोग हैं। और जाहिर है कि ईरान की सभ्यता और संस्कृति की जो जड़ें हैं बहुत मजबूत हैं, गहरी हैं, और वो मुल्क रहेगा, वो मुल्क समाप्त नहीं होगा। अगर कोई समाप्त होगा तो इस्लामिक रिजीम का सत्ता बदल जाएगी। हाँ, इस्लामिक रिजीम जो बनी थी 1979 से, उसमें परिवर्तन आने की प्रबल संभावना है। वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में है अभी, और उनके ऊपर लगातार अमेरिका हमले कर रहा है। और ये जो देखिए, मैं पहले भी आपके चैनल पर भी, आपके शोज में भी, और अनेकों अन्य जगहों पर भी मैं कहता था, हमेशा इस बात को कहता था कि ये ईरान के इस्लामिक रिजीम के लिए अंतिम चांस है, लास्ट चांस है। यदि वो अभी भी अपने पॉलिसी अप्रोचेस में बदलाव लाएं और अपने जो इजराइल के प्रति जो नफरत है, जो घृणा है, जो यहूदी सभ्यता को मिटाने की वो बात सोचते हैं, जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की शैतानी विचारधारा को वो प्रमोट करते हैं, ठीक है, उसमें उनको बदलाव लाना था और उन्होंने बदलाव नहीं लाया। और तो अभी मुश्किलें भी मैं उनके लिए कहूंगा, आगे होगी। ठीक है संजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फिरोज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो में आए। संजय सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। माथुर सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए, ये जंग अभी कुछ दिन और चलेगी, डिटेल हम आप पहुंचाते रहेंगे अपने शोज के जरिए। वक्त ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक से पहले आपको इस वक्त ये हेडलाइंस दिखा देते हैं।